हेलो बच्चों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो मेरे बच्चे इस वीडियो में करने वाले हैं व्हेन पीपल रिबेल। बहुत बेहतरीन सा चैप्टर है मेरे भाई। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपको इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेम वगैरह आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ रीजन पता होना चाहिए। ये सारा चीज़ करने वाले हैं, ए टू जेड चीज़ आपको मिल जाएगा वन शॉट के अंदर में। अगर आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से, तो इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा आपके एग्जाम में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़रा-सा मैं आपको बता दूँ इसमें टॉपिक हमारा क्या रहेगा। मैं इस चैप्टर को किस मतलब इस लेक्चर को किस तरह डिज़ाइन किया हूँ वो आपको पता होना चाहिए। ज़रा-सा इंट्रोडक्शन लेंगे बस, थोड़ा-सा मान के चलो आपको ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। उसके बाद देखो मेरे भाई, इसको मेनली हम 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि रिवोल्ट का क्या-क्या रीज़न था, है ना? क्या-क्या रीज़न था? सबसे पहले रीज़न को समझेंगे, उसके बाद फिर रिवोल्ट को समझेंगे, इसमें रिवोल्ट में क्या-क्या हुआ, है ना? देन उसके बाद देखेंगे कि रिवोल्ट के बाद क्या चेंजेज़ आए, है ना? क्या-क्या चेंज हुआ। सबसे पहला रीज़न, रिवोल्ट का रीज़न समझेंगे, फिर रिवोल्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे उसके बाद क्या-क्या चेंजेज़ आया। उसका एक लास्ट में एक छोटा-सा टॉपिक है खुर्दा अपराइज़िंग, तो इसको भी ज़रा-सा देख लेंगे। तो इतना हमारा आज का टॉपिक है, इस टॉपिक को समझते हैं। मेरे भाई अच्छे से समझिए, मैं जो-जो बात बोलूँगा उसको बस आपको अच्छे तरीके से सुनना है, समझना है और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे क्या करना, कमेंट कर देना। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप देखिए क्या है, सिंपल सी बात है भाई। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आ चुका है ना, स्टार्टिंग से। अगर जो बच्चे भाई देखो मॉडर्न हिस्ट्री को आप शुरू से पढ़िए तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए, क्योंकि कहीं न कहीं ये रिलेटेड होता है ना, हिस्ट्री वगैरह क्या होता है एक-दूसरे से रिलेट होता है। अब देखो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आ चुकी थी, ठीक है? कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आया था मेरे भाई? ये आया था यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। क्यों आया था जल्दी से बोलो? ये आया था यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, मतलब व्यापार लोग थे। तो इसका दिमाग किस अकॉर्डिंग चलेगा भाई? जल्दी से बताओ, ये आपका बैकग्राउंड बना रहा हूँ मैं। इसका दिमाग जो चलेगा भाई, बस इसको चाहिए प्रॉफिट, इसको बस क्या चाहिए भाई? इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ चाहिए प्रॉफिट। इसको प्रॉफिट से मतलब है बाकी लोग परेशान हो रहे हैं, लोग को क्या हो रहा है उससे से कुछ भी लेना-देना नहीं है। बस इसको चाहिए प्रॉफिट, 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 क्योंकि व्यापार है भाई, व्यापार को तो प्रॉफिट ही चाहिए। ठीक है? तो बात आप यहीं से कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो आप ये अपने प्रॉफ़िट के लिए भाई बहुत सारे पॉलिसीज़ लेके आ रहे थे। समझो यहाँ पे बात को, ये अपने ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे इंडिया में था, वो अपने पॉलिसी मतलब कि प्रॉफ़िट के लिए उसको फ़ायदा पे फ़ायदा हो, जिसकी वजह से बहुत सारा पॉलिसी लेकर आया था इंडिया के अंदर। और ये इसका पॉलिसी जो है कहीं न कहीं इंडिया सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा था ना, इंडियन सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा था। चाहे वो कोई राजा हो, रानी हो, कोई किसान वगैरह हो, लैंडलॉर्ड्स हो, ट्राइबल हो, सोल्जर हो, हर किसी को इसका पॉलिसीज़ परेशान कर रखा था। ठीक है, इंडिया के अंदर, क्योंकि उसको प्रॉफ़िट चाहिए था, इसके लिए अलग-अलग पॉलिसीज़ आ रहा था, सबको परेशान कर रहा था। जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और रिवोल्ट का रीज़न बना। ठीक, इंट्रोडक्शन में सिंपल सी बात ये है। आइए आप समझते हैं क्या-क्या रीज़न था, एक-एक रीज़न को समझेंगे। सबसे फर्स्ट रीज़न अगर आप देखेंगे, ये रीज़न नंबर फर्स्ट है मेरे भाई। इसमें अगर आप देखोगे, जो नवाब हुआ करता था, वो अपना पावर यहाँ पर लूज़ कर चुका था, है ना? जो नवाब था सबसे पहले उसका पावर यहाँ पे लूज़ हुआ। आप देखोगे 18th सेंचुरी वगैरह में नवाब एंड राजा जो है वो अपना उसका पावर लूज़ हुआ। वो तो ठीक था, लेकिन भाई ब्रिटिश यहाँ पे एक तो इससे पावर छीन चुका था ना, मैं आपको बताया था बैटल ऑफ बक्सर वगैरह में इसका पावर वगैरह सब खत्म हो चुका था। तो वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन भाई अब ये नवाब और राजा वगैरह जो थे, ये इसके जो मतलब इसका जो कोर्ट हुआ करता, मान लेते हैं ये राजा का कोर्ट है, और यहाँ पे जो लोग हुआ करते दरबार में जो लोग बैठा करते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, तो इसके दरबार के अंदर ये अपने लोगों को भेजने लगे कि भाई तुम्हारे दरबार के अंदर, तुम्हारे कोर्ट के अंदर हमारे भी कुछ लोग रहेंगे, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव जो रहेंगे, हमारे भी कुछ रहेंगे, ठीक है? जिसको क्या कहा जाता है भाई, ब्रिटिश उसका नाम क्या है? ब्रिटिश रेसिडेंट। रेसिडेंट जो था, ये ब्रिटिश के लोग हुआ करते थे किसके अंदर? नवाब के कोर्ट के अंदर, जिसकी वजह से ये अपना कुछ भी होता है ना, रूल मतलब कि कुछ भी रूल वगैरह बनाने वगैरह में या कुछ भी इसको किसी को ऑर्डर देना, तो वो डायरेक्ट ये नहीं कर सकते थे, क्योंकि भाई ब्रिटिश कहीं न कहीं ब्रिटिश का उसके ऊपर नज़र था। और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो राजा वगैरह था वो अपना फ्रीडम जो वो को रिड्यूस करने लगा। ठीक है भाई? तो ये समझ में आया? नवाब अपना राजा मतलब कैसे, बस समझते जाओ, इससे क्वेश्चन आएगा नहीं, बस नॉर्मली आपको स्टेटमेंट वगैरह पे आ सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि अब स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आना स्टार्ट हो चुका है, तो इसलिए आपको थोड़ा-सा पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे बहुत से मतलब राजा वगैरह थे, बहुत से लोग थे, उससे नेगोशिएशन करने लगे, मतलब कि कुछ डिमांड वगैरह करने लगा। लेकिन और देखो इसमें 2 एग्ज़ाम्पल आपको पता होना चाहिए। एक रानी लक्ष्मीबाई जो कि मतलब झाँसी की थी, वो चाहती थी कि मतलब कि जो उसका एडॉप्टेड सन है, उसके बाद उसके हस्बैंड के डेथ के बाद वो राजगद्दी पे बैठे। लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसने उसे मना कर दिया। उसी टाइप से जो नाना साहब थे मेरे भाई, ये 2 नाम आपको पता होना चाहिए। उसका जो मतलब एडॉप्टेड सन था,
पेशवा बाजीराव सेकंड वो चाहते थे कि उसके फादर को उसके पेंशन मिले उसके डेथ के बाद, ठीक है? लेकिन ये चीज़ें कंपनी ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो समझ में आ रहा है? देखो नवाब अपना मतलब कि फ्रीडम खो रहा है, वो अपना रूल करने का ये खो रहा है सब चीज़ और जो लोग अगर कुछ यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं तो उसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर रहे हैं, उसका नहीं सुना जा रहा। तो 2 रीज़न समझ में आया। तीसरा रीज़न देखो अगर जो औरत है तो उसको मतलब हड़प लिया गया, उसको क्या छीन लिया गया? उसको हड़प लिया गया मतलब छीन लिया गया, है ना? ब्रिटिश के द्वारा। तो ये सबसे बहुत बड़ा रीज़न बना था ये। क्या हुआ 1801 इसमें 1801 में जो आपको पता है सब्सिडियरी अलायंस आया था, उसी के मतलब कि इसी सब्सिडियरी अलायंस के वो मतलब कि आगे रखते हुए 1856 में गवर्नर जनरल जो डलहौजी था वो लाया था। उन्होंने क्या किया मेरे भाई उसने कहा कि जो अवध है उसके अंदर जो होता है मतलब कि बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है मिसगवर्नमेंट हो रहा है, तो मिसगवर्नमेंट के नाम पर अवध को छीन लिया। तो ये भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा रीज़न बना था। देखो मेरी बात को समझो अच्छे से, सबसे पहले नवाब अपना क्या शासन मतलब कि फ्रीडम खो चुका था और अगर लोग कुछ डिमांड कर रहे थे, उसका डिमांड पूरा नहीं हो रहा था। मतलब कोई शासन वगैरह होता है ना, कुछ भी किसी भी चीज़ को छीना जा रहा था, उसमें कुछ जो दिल कर रहा था मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो काम ये करते जा रहे थे। अब यहाँ पे देखो अब चौथा रीज़न अगर आप देखोगे मेरे भाई क्या हुआ जो मुगल डायनेस्टी था, उसको भी चाह रहे थे भाई ये साफ होकर खत्म हो जाए, जिसके लिए इन्होंने क्या-क्या ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो मतलब कि चा इसका प्लान क्या था कंपनी का प्लान कि जो मुगल डायने है वो खत्म हो जाए अच्छी तरीके से, जिसकी वजह से इसने क्या किया, आपको पता है जो मुगल का जो कॉइन चला करता था उसके अंदर मुगल नेम लिखा होते थे। तो सबसे पहले इसने क्या किया कि जो मुगल नेम होता है कॉइन के अंदर उसको उन्होंने रिमूव करना स्टार्ट कर दिया ना, रिमूव करना स्टार्ट किया। सेकंड इन्होंने क्या कहा कि जो डेल्हौजी था, है ना? ध्यान रखना किसने आपसे पूछा जाता है, देखो यहाँ पे पहले बता देता हूँ। जो डेल्हौजी था उन्होंने अनाउंस कर दिया कि बहादुर शाह जफर के बाद उसको रेड फोर्ट से क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा और कहीं दूसरी जगह उसको जगह दे दी जाएगी। कि आपसे पूछा जाता है कि ये बात किसने कहा था भाई? डेल्हौजी ने कहा था। कब कहा था? 1854 में। क्या कहा था इन्होंने कि जो बहादुर शाह जफर है, इसके मरने के बाद जो उसकी फैमिली होगी उसको रेड फोर्ट, आपको पता है ये लोग रेड फोर्ट में रहा करते थे, तो रेड फोर्ट से उसको निकाल कर दूसरी जगह उसको जगह दी जाएगी, ठीक है? यहाँ तक तो सही था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे भाई अब एक 1856 देखो ये 1849 की बात है, लेकिन 1856 में फिर क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल था कैनिंग, है ना? लॉर्ड कैनिंग जो था उसने क्या डिक्लेयर किया, आपसे पूछा देखो नाम पूछा जाता है। ये आपको मतलब कि का अनाउंस किसने किया था भाई? उसके डेथ के बाद उसको हटा दिया जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लेकिन कैनिंग जो लॉर्ड कैनिंग उसने क्या कहा कि बहादुर शाह जफर के बाद कोई भी मुगल शासन का राजा नहीं बनेगा। मतलब इसने सिंपल सा बात कह दिया कि बहादुर शाह जफर जो है वो लास्ट रूलर है मुगल किंग का, ठीक है? ये बात भी कहीं न कहीं लोगों को खटकने लगा, है ना? तो लेकिन और इसने साथ के साथ क्या कहा, जो इसका जो बच्चा वगैरह होगा वो राजा तो नहीं लेकिन उसको प्रिंसेस कहा जाएगा लेकिन वो राजा नहीं बन सकता है। तो ये बात किसने कहा? ये दोनों में इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त, ये दोनों ने में इसको स्टार पॉइंट कर लो। डेल्हौजी ने क्या कहा कि बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद उसके फैमिली को रेड फोर्ट से बाहर कर दिया जाएगा। कैनिंग ने क्या कहा कि बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल किंग है और बाकी उसके बच्चों को अब राजा बनना नहीं दिया जाएगा, उसके बच्चों को एज़ अ प्रिंसेस ट्रीट किया जाएगा, लेकिन वो राजा नहीं बन सकते, ठीक? कहीं न कहीं ये भी रीज़न था। उसके बाद देखो 4 रीज़न हो गया और 5वां रीज़न अगर हम समझते हैं मेरे दोस्त, 5वां रीज़न क्या था कि बहुत ज़्यादा जो पेशेंट वगैरह थे, ज़मींदार वगैरह थे, उसको बहुत फेस करना पड़ा था। आपको पता है कि बहुत अलग-अलग तरीके का यहाँ पर पॉलिसीज़ ला रहे थे, जिसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस था, है ना? स्ट्रिक्ट रेवेन्यू कलेक्शन, देखो एक तो हाई टैक्सेस था, लेकिन उसका जो कलेक्शन करने का जो तरीका था बहुत स्ट्रिक्ट था, मारपीट बहुत ज़्यादा किया करते थे, बहुत अलग-अलग तरीके का व्यवहार किया करते थे, है ना? जिसकी वजह से वो लोग भी ज़मींदार भी परेशान था, कहीं न कहीं पेशेंट भी कहीं न कहीं परेशान था। फिर मतलब है ना? मतलब जहाँ अगर वो मनी लेंडर को अगर रीपे नहीं कर सकते, अपना ज़मीन वगैरह खो दिया करते थे। ऑलरेडी ये सारा चीज़ भी कहीं न कहीं रीज़न बना इस चीज़ का। अब अगर छठा रीज़न देखोगे, जो इंडियन सिपाही था, है ना? ये देखो ये सोल्डर है, सिपाही को ये लोग सिपोही कहा करते थे। तो इसमें अगर समझेंगे भाई सिपाही इंडियन सोल्जर कंपनी आर्मी व्हाट डिसकंटिन्यू विद ड्यू, देखो ये भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, सिपाही के साथ ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी किया जा रहा था क्योंकि एक तो उसको बहुत कम लो पेमेंट किया जाता है ना, उसको जो पैसे मिलते थे बहुत कम पैसे मिलते थे। उसके बाद उसका जो कंडीशन बहुत बेकार कंडीशन था ना, वहाँ पे इंडियन वगैरह का जस्ट मतलब एज़ अ अगर बोलना नहीं चाहिए लेकिन उसको बहुत बेकार कंडीशन में उसको वहाँ पे रखा करता था। और कहीं न कहीं मेरे भाई जब ये इंडियन सिपाही था, एक रीज़न यहाँ पे आप याद रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये लोग का मतलब बिलीफ था वहाँ पे कि अगर ये लोग देखो ये मान लेते हैं ये कोई सिपाही यहाँ रह रहे हैं, इसको यहाँ पे जाना है और बीच में एक सी पड़ता है जिसको हम क्या कहते हैं बर्मा सी रूट कहते हैं, याद रखना बर्मा सी रूट है, ये आपका सी है।
तो इन लोग का एक बिलीव बना हुआ था, उस समय की बात है कि ये लोग का बिलीव था कि अगर तुम इस सी को क्रॉस करते हो, इस सी को तुम क्रॉस करके यहाँ पे जा रहे हो, तो तुम्हारा जो धर्म है वो खत्म कर दिया जाएगा, वो धर्म तुम्हारा खत्म हो जाएगा। इस सी को, अगर इस सी के थ्रू है ना, इस सी को या इसके थ्रू आप पास करके जा रहे हो दूसरी जगह, तो आपका जो धर्म है, आप जिस भी इससे हो, मतलब कि धर्म से हो, वो आपका खत्म हो जाएगा। ये कहेंगे, इसका मतलब क्या था, बिलीफ था। मैनी क्रॉसिंग द सी लूजिंग द कास्ट एंड रिलीजन, दोनों आपका लूज कर जाओगे अगर इसको आप क्रॉस करते हो। अब देखो, अब यहीं पे आ जाती है, इसका इंसिडेंट आता है 1824 का इंसिडेंट आता है कि सिपाही को कहा गया, भाई तुम यहाँ बर्मा सी को रूट क्रॉस करके जाओ यहाँ से, ठीक है। कोई वजह था, कोई रीजन था, अभी उतना डिटेल नहीं जाना, बस सिंपल जान लो कि सिपाही को कहा गया कि भाई तुम्हें यहाँ पे जाना है और इस सीख रूट को पास करते हुए जाना है। लेकिन भाई अब ये लोग का, अब बात आ गई, आपको पता है ये लोग का क्या बिलीव था, मैंने पहले बताया बिलीव था इसका कि अगर इसको आप पास करते हो तो अपना कास्ट भी खो दोगे, अपना रिलीजन भी आप खो दोगे, जिसकी वजह से सिपाही ने रिफ्यूज कर दिया, मतलब मना कर दिया, वहां से नहीं गया। और इसके जब ये लोग मना किए तो भाई इसको फिर बहुत ही खतरनाक वाला पनिशमेंट दिया। सोच सकते हो कितना खतरनाक पनिशमेंट, किसान को इतना खतरनाक पनिशमेंट दिया जाता है, उसने तो मना कर दिया भाई, तो बहुत ही खतरनाक तरीके से पनिश किया गया। तो ये भी कहीं ना कहीं रीजन बना है किसका, रिवोल्ट का। अब देखो 1856 आता है भाई, है ना, न्यू रिक्वायरमेंट फॉर सर्वे ओवरसीज रिक्वायर। देखो फिर मतलब फिर इस क्या हुआ कि भाई कहीं ना कहीं इसको जाने का फिर वही सेम टू सेम प्रॉब्लम आ गया कि फिर इसको मतलब भेजा गया, लेकिन लोग मना कर दिए गए हाँ ओवरसीज रूट से। तो फिर ये मतलब कहीं ना कहीं मतलब होता है ना, बार बार ये चीज हो रहा था, ये लोग परेशान थे उस चीज से भी। सिंपल बना भी ये जानना है। अब देखो यहाँ पे अब ब्रिटिश, देखो ये तुम्हारा हो गया 6 रीजन। 7वां रीजन अगर देखते हैं तो ब्रिटिश जो था मेरे भाई, ब्रिटिश जो था वो क्या कर रहा था, यहाँ पे रिफॉर्म करना चाह रहा था। जब यहाँ पे उसने देखा भाई कि इंडिया का हालत वगैरह देखा, कि इंडिया का बिलीफ देखा, थोड़ा अलग बिलीफ है, तो ये ब्रिटिश चाह रहे थे, ब्रिटिश का बिलीफ था कि भाई इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने की जरूरत है, जिसके वजह से उसने बहुत सारा लॉ लाया, बहुत सारा उन्होंने एक्शन वगैरह लिया। जैसे देखो ये 2-3 चीज तो उन्होंने बहुत अच्छा किया भाई, ये सारी चीज तो इसको उसने आपसे पूछा जाता है, बताओ ब्रिटिश क्या क्या रिफॉर्म किया है। तो उसने मतलब वो कोशिश कर रहे थे क्या, सती प्रथा को एबलिश करने के लिए। पढ़ेंगे सती प्रथा क्या होता है। वो चाह रहे थे भाई जो विडो मैरिज है उसको इनकरेज किया जाएगा। भाई ये जो पहले क्या था कि भाई विधवा लोगों की, औरत की शादी नहीं होती थी, लेकिन वो चाहते थे इसको हटाया जाए, इसको हटाया जाए और उसकी भी दोबारा शादी हो। और यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन प्रोमोट करना चाह रहे थे, और क्रिश्चियन मैसेज को यहाँ पे अलाउ था वर्क फ्रीली आफ्टर 1830 में। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन बना। देखो अब सती प्रथा भाई, अब लोगों का बिलीव था कि भाई अगर किसी औरत का हस्बैंड अगर मर जाए तो उस औरत को उसके चिता के साथ उसको जिंदा जला दिया जाता। बहुत ही खतरनाक चीज था, लेकिन उसको ये लोग ब्रिटिश चाह रहे थे उसको हटा दिया जाता। भाई जो लोगों का उस पर बिलीव था इस सती प्रथा पे, तो वो लोग उससे नाराज हो गए। विडो मैरिज बहुत सी जगह ऐसा रूल था कि अगर तुम्हारा हस्बैंड मर गया तो तुम्हें एक ही घर में तुम्हें पैक करके अपना जिंदगी बिताना होगा। यही तुम्हारा जिंदगी है, यही तुम्हारा दुनिया है। तुम इससे बाहर तक नहीं जा सकते हो, ना किसी से शादी कर सकते हो। ब्रिटिश चाह रहे थे भाई इसको भी खत्म किया था, इसकी वजह से भी बहुत से लोग इससे पे नाराज हो गए। अब इंग्लिश एजुकेशन यहाँ पे ये लोग प्रोमोट करना चाहे, भाई इंग्लिश एजुकेशन आए। अब भाई यहाँ पे हमारे यहाँ जो था एंसेंट एजुकेशन चलता था, है ना, मतलब रिलीजन एजुकेशन चलता था। तो लोग जो रिलीजन को फॉलो करते थे बहुत ज्यादा, जो रिलीजन एजुकेशन पढ़ा करते थे, वो लोग इससे नाराज हो गए, भाई हमें इंग्लिश नहीं पढ़ना, हमें इंग्लिश क्यों पढ़ाना चाह रहे हो। उसी टाइप से आप देखो, चलो ये भी ठीक था, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज को उन्होंने अलाउ कर दिया, भाई जाओ क्रिश्चियन अपना तुम क्या करो, अपना धर्म है तुम फ्रीली अपना वर्क करो, अलाउ करो। 1830 की बात है ये। 1800 आपसे ये पूछा जाता है क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कब किया गया उसकी फ्रीली वर्क के लिए, तो ध्यान रखना ये आपका डेट इंपॉर्टेंट है, 1830 के बाद। तो समझ में आया ये सारा चीज, रीजन कहीं नहीं, 7-8 रीजन यहाँ पे हो गया। अब देखो फिर से एक बार समराइज कर दूं, तो लास्ट में आपको समराइज कर दूंगा, पहले सारा रीजन समझ लेते हैं। अब देखो मेरे भाई, तो हाँ मतलब ये ऑलरेडी मैंने बताया था 1850 में एक लॉ बनाया गया था, जिसमें कि क्रिश्चियन को यहाँ पे इजिली आना, मतलब कि वो उसको इतना, मतलब 1830 में तो अलाउ किया भाई, ठीक है आ रहा हो तुम अपना धर्म फैलाओ। लेकिन आपसे पूछा था क्रिश्चियन लॉ कब बना, तो वो 1850 में बना। वो कब बना भाई, देखो अभी 1857 से पहली बात हो रही है हर एक बात। तो 1850 में लॉ बना कि तुम किसी भी इंसान को तुम इजिली क्या कर सकते हो, अपने धर्म में तुम कन्वर्ट कर सकते हो, तुम्हें कोई भी रोका धोखा नहीं जाएगा, ठीक है। तो और उसको एक जगह यहाँ पे मतलब है ना, ऐसे प्रॉपर्टी वगैरह दे दिया गया, तुम ठीक है अपना यहाँ पे तुम घर द्वार वगैरह बनाओ, तुम रिलीजन को पूरा स्प्रेड करते जाओ। और ये मैंने इंडियन फील्ड, और यहाँ पे देखो ये बहुत बड़ा रीजन बना था कहीं ना कहीं कि भाई कहीं ना कहीं इंडियन के दिमाग में ये चीज चलने लगा था
कि जो ब्रिटिश है वो हमारे रिलीजन पे अटैक कर रहा है ना? हमारे कस्टम, हमारे ट्रेडिशन को क्या कर रहा है भाई? अटैक कर रहा है, उसे खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये चीज़ हर गाँव में, हर घर में लोगों के अंदर पनपने लगा और लोगों के अंदर सोच आने लगा भाई कि वो तो हमारा धर्म ही मिटा रहा है यार, हमारा जो ट्रेडिशन जिस तरीके से हम रहा करते थे उस चीज़ को हटाने की कोशिश कर रहा था। ये सारी चीज़ कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ा। उसके बाद देखो आप, तो इंडिया का फिर इंडियन रिएक्शन क्या रहा भाई? तो ये मतलब कि इंडिया बहुत सारा मतलब कि डिवाइड इंडिया रिस्पॉन्स इंडियन का बहुत अलग-अलग तरीके से अलग-अलग जगह उसका रिस्पॉन्स रहा। तो सबसे पहले देखोगे कि इसका इंडियन इंडियन लोगों ने क्या सोचा कि भाई ये लोग तो हमारे इंडियन कल्चर को खत्म कर रहा है, डिस्ट्रॉय वगैरह कर रहे हैं, सोशल रिफॉर्म कर रहा है ना? जैसे मैंने आपको बताया क्या-क्या के सती प्रथा को एब्यूज़ कर रहे थे, रीमैरेज वगैरह को वो लोग बढ़ावा दे रहे थे। ये सारा चीज़ को ये लोग कहीं न कहीं खत्म करते, ये इंडियन लोगों का ऐसा सोच आने लगा। तो सिंपल से देखो रिकैप में मैं आपको समझा दूँ, सारा रीज़न यहीं पे लिखा हुआ है। सबसे पहले देखो कि नवाब का जो था, नवाब का सब वो पहला रीज़न यहाँ पे नहीं लिखा, जो नवाब अपना मतलब कि पावर लूज़ करने लगा, फ्रीडम लूज़ करने लगा, पहला रीज़न हुआ। दूसरा रीज़न क्या था, 2 नाम है झांसी एंड नाना साहब का डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया कंपनी की वजह से और देखो छीन लिया गया किसके, दहलोजी अंदर दहलोजी के अंदर सो मुगल बादशाह को क्या ये कर दिया गया भाई कि तुम मतलब आप लास्ट मुगल एम्परर, आपके बाद कोई भी यहाँ पे राजा नहीं बनेगा मुगल डायनेस्टी का। उसका सिपाही जो था वो भी कहने की परेशान थे, किससे भाई? क्योंकि उसको बहुत कम पेमेंट किया जा रहा था, उसका रिलीजन भी कहने के खतरे में था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर वो सीरीट को पास करके जाता तो उसका ऐसा बिलीव था कि भाई अगर इस सीरीट को हम पास करें, बर्मा सीरीट को, तो क्या होगा कि हमारा रिलीजन खत्म हो जाएगा, हमारा कास्ट खत्म हो जाएगा, ये भी कहने के परेशान थे। उसके बाद भाई जो सती प्रथा इन्होंने बैन किया, उससे बहुत से लोग परेशान हुए थे भाई। उसके बाद जो विडो रीमैरेज था उससे भी लोग परेशान हो गए, इंग्लिश एजुकेशन से लोग परेशान हुए। उसका 1805 का हमने आपको लॉ बताया जो क्रिश्चियन लॉ आया था। इसके खिलाफ इंडियन वगैरह बहुत ज़्यादा परेशान थे कि भाई ये लोग तो हमारे धर्म को खत्म करना चाह रहा है, हमारे कल्चर को खत्म करना चाह रहा है। ये सब कहीं न कहीं आपका पूरा रीज़न था। ये रीज़न आपको एटलीस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये रीज़न था, ठीक है? एग्ज़ाम में आपको स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चन आएगा, तो मेन आपका बैकग्राउंड यही है मेरे दोस्त, ठीक है? अब रुको ज़रा-सा समझते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको ये सारी चीज़ भाई मतलब टाइमलाइन है ज़रा-सा बता दिया, 1801 में क्या हुआ, 1824, 1849 ये डेट आप अभी खुद से फ़िल कीजिए कि मैंने 1801 में क्या बताया, 1824 में मैंने क्या बताया, 1849 में मैंने क्या बताया, 1856 में मैंने क्या बताया। उसके बाद देखो हाई टैक्स था, ये सारा चीज़ ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब आते हैं भाई कि देखो इसको समझने के लिए आपके बुक में थोड़ा-सा और बैकग्राउंड में थोड़ा-सा और है, तो आपसे पूछा जाता है, आपको बस ये याद कर लेना, बाकी इससे ज़्यादा फिलहाल आपको ज़रूरत नहीं। आपसे पूछा जाता है कि हम मतलब कि पब्लिक ओपिनियन को ब्रिटिश रूल को मतलब कि ब्रिटिश रूल को समझने के लिए आपके बुक में 2 सोर्स दिया गया है। ये दोनों सोर्स आपको बस नाम पता होना चाहिए ना, 2 सोर्स है, ये दोनों सोर्स का बस नाम पता होना चाहिए। इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, जो पहला सोर्स था भाई, है ना? मंजा प्रवास, ये क्या सोर्स है भाई? ये सिंपल सा इसमें क्या था मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सिंपल सा बात था, जो सिपाही वगैरह था वो ये देखो ये ब्राह्मण थे, ये कहाँ जा ये मतलब कहाँ से ब्राह्मण फ्रॉम महाराष्ट्र है, मतलब ये महाराष्ट्र जा रहे थे, तो रास्ते में इन्हें क्या मिला मेरे भाई? रास्ते में इन्होंने इसने एक सिपाही से मिला, उसने इसे कहा कि भाई यहाँ बहुत ज़्यादा मेजर रिवोल्ट होने वाला है, तुम अभी यहाँ से कहीं मत जाओ। ये सारा कुछ इसके अंदर ना कहानी वगैरह कुछ लिखे हुए हैं। आपसे पूछा जाता है कितने इसमें रूल है मेरे भाई? 84 रूल्स मतलब कि यहाँ पे आए थे लगभग। ठीक है, इसको आप छोड़ दो फिलहाल, ये आपके एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, मैं इसे वैसे इसमें लिख दिया हूँ, तो ये कहीं न कहीं नहीं आएगा। एक चीज़ मैं आपको इसमें बस बताने की कोशिश करूँगा कहाँ पे गया भाई? हाँ, देखो तो ये रीज़न आपको पता होना चाहिए। तो मेन आपको ये वाला पता होना चाहिए। आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट जो मैं बस वही बताऊँगा आपको। तो अब देखो र्यूमर बहुत ज़्यादा ये फैलने लगा कि देखो उस समय जो सिपाही वगैरह थे, एक तो सिपाही के साथ 2-3 एक तो उसको बहुत कम पेमेंट किया जाता था, उसके साथ बहुत बदसलूकी से उसको रखा जाता था, उसके साथ कोई भी मतलब हो ना बहुत ज़्यादा भेदभाव तो था ही था। और उसका कहीं न कहीं रिलीजन भी उसका खतरे में थे, उसका कास्ट भी कहीं न कहीं खतरा में था अकॉर्डिंग टू उसके थॉट के अकॉर्डिंग। अब देखो सबसे बड़ा रूमर क्या फैलने लगा कि ब्रिटिश एक बंदूक लेके आया। ब्रिटिश एक क्या लेके आया? बंदूक लेके आया। तो बंदूक लेके आया था भाई, बंदूक को उस समय चलाने के लिए ऐसा तो नहीं था कि खटाखट ये करो। उससे पहले क्या पहले ज़माने में बंदूक जो हुआ करते थे पहले, उसके ऊपर का कवर को खींचा जाता था दाँत से या हाथ से कहीं से भी खींचो। उसको खींच के देन आप गोली फायरिंग कर सकते थे। तो है ना? जिस बंदूक का क्या नाम था? राइफल कार्टिलेजेस, है ना? कार्टिजेस, ये राइफल आपको नाम पता होना चाहिए, न्यू टेक्निक आया था उस समय। तो इसमें क्या था मेरे भाई, ऐसे इसके ऊपर जो आपको पता है जैसे गोली होता है ना, गोली के ऊपर कवर चढ़ा हुआ था। गोली के ऊपर क्या चढ़ा हुआ था समझ लो अच्छे से, ये बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये जो इसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ करता था, तो इस कवर को पहले यहाँ से हटाया मतलब कि इसको यहाँ से ऊपर से हटाना पड़ता था। देन इसको आप क्या करते थे भाई, लोड करते थे गन के अंदर, उसके बाद फायरिंग करते थे, उस समय की बात है। तो लोगों के अंदर मतलब कि जो सिपाही थे, उसमें ये रूमर फैलने लगा
कि भाई ये जो कवर है ना ऊपर, ये जो कवर है ना, ये क्या उसने क्या रूमर फैला, ये जो कवर है मेरे भाई, ये कवर जो बना हुआ है ये काऊ और पिग के फैट का बना हुआ है ना। ये किसका बना हुआ भाई? ये काऊ के फैट का और ये पिग के फैट का बना हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सिपाही के अंदर ये चीज़ उतावलापन पैदा कर दिया। भाई ये मेरा तो भाई ये हमारे साथ क्या-क्या कर रहे हैं हमें। अब तो भाई उस समय देखो एक हाथ में बंदूक हुआ करता था और एक हाथ से गोली चलाते थे और तो उसके बाद अब मतलब गोली निकाल के उसको मतलब कि देखा जाए तो वो आपको दाँत से इसको ऊपर को कवर को हटाना पड़ता था। अब भाई जो मुसलमान लोग थे उसको पिग से मतलब कि पिग उसके लिए हराम है और जो हिंदू लोग हैं उसके लिए काऊ हराम है, ठीक है? तो कहीं न कहीं हिंदू हिंदू लोग परेशान थे भाई काऊ फैट से, है ना? काऊ फैट जो हिंदू के लिए नहीं सही है और फैट पिग जो है वो मुसलमान के लिए सही नहीं है। तो इस वजह से दोनों परेशान हो गए कि भाई हमारा रिलीजन यहाँ पे हमारा रिलीजन की ये सारी चीज़ खिलाफ है और मैं ये फायरिंग नहीं करूँगा, ये फायरिंग में नहीं, ये बंदूक मैं नहीं चलाऊँगा। इन लोगों ने सिंपली इसे मना कर दिया, ठीक है? इन्होंने सिंपली मना कर दिया। जब मना किया गया मेरे भाई, तो यहाँ पे आप देखोगे जब ये बीट मतलब कि इन्होंने क्या किया नेवर रिलीजन ये उसके बाद ब्रिटिश मतलब बहुत सारा समय भाई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भाई आप इसके पास पहुँच चुका था ये सारा चीज़, तो ये लोग रूमर वगैरह फैलने लगा बहुत ज़्यादा। तो इसने कहा कि मैं अब बंदूक गोली नहीं चलाऊँगा, मुसलमान और हिंदू सब इस चीज़ को मना कर दिए थे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश वगैरह इन लोग को बहुत ज़्यादा मारने लगे, ठीक है? तो अब मैं आपको समझाता हूँ आगे थोड़ा-सा और। देखो, यहाँ पे फिर क्या हुआ मेरे भाई कि आपको मैंने बताया कि ये सारा चीज़ मतलब यहाँ पे फैलने लगा। तो अब यहाँ पे आगे देखेंगे जो मतलब जो इन लोग का ग्रुप था, म्यूटिनी को ग्रुप कहा जाता है। इसका मतलब जो भी सोल्जर थे, जो भी ये सारे के सारे अब जो ब्रिटिश रूल थे उससे कहीं न कहीं नाराज़ वगैरह होने लगे, है ना? ये बहुत सारा चीज़ देखो इस कहीं न कहीं रीज़न मैं आपको बताया देखो सिंपली इसमें क्या आपको समझना है कि जो ब्रिटिश के मतलब जो सिपाही थे, एक तो उसके क्या बोलते हैं उसके उसको पेमेंट कम किया जा रहा था और उसको सही तरीके से रखा नहीं जा रहा था। सेकंड थर्ड अगर आप देखोगे तो उसका रिलीजन कहीं न कहीं खतरे में था, उसका धर्म कहीं न कहीं खतरे में था, उसका कास्ट कहीं न कहीं खतरे में था। उसके बाद और लास्ट का जो मेन रीज़न बना भाई, वो बंदूक उसका मेन रीज़न बना। बंदूक के लिए क्या था भाई, वो चर्बी का है ना गाय और पीक का चर्बी को उसके मुँह से उसके कवर को हटाना पड़ता था और देन आप फायरिंग कर सकते हैं। ये कहीं न कहीं इसका बहुत बड़ा रीज़न बना इस रिवोल्ट का। तो लोगों ने मतलब जो सिपाही था, वो इस सब चीज़ को यहाँ से मना करने लगे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ भाई, कहीं न कहीं आप मना करोगे तो भाई पनिशमेंट तो आपको मिलेगा। तो पनिशमेंट इसको करने लगा। ठीक, ये यहाँ तो अभी समझो फिर आगे आते हैं। अब देखो समझते हैं कि रिबेलियन कहाँ से स्टार्ट हुआ, है ना? ये रिबेलियन कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो एक मतलब आता है इसमें कि जो वहाँ पे एक मतलब कि मंगल पांडे साहब थे, उसके बारे में ज़रा-सा देखो, इसके बारे में पहले समझते हैं। जो मंगल पांडे थे, इन्होंने इसको अब आया भाई 10-20 यहाँ पे सिपाही था, ठीक है? यहाँ पे 10-20 सिपाही था, तो इसको यहाँ पे खड़ा कर दिया भाई, ऐसा करो तुम फायरिंग करो, है ना? उसको बुलाया आगे कि भाई अबे तू आजा, है ना? तू आजा भाई मेरे। तो उसको बुलाया मंगल पांडे जी को, तो बोला भाई तुम यहाँ पे फायरिंग करो, है ना? तो मतलब मतलब फायरिंग करो मतलब उसको गन चलाना सिखाया जा रहा था। इसने कहा भाई मैं तो नहीं जाऊँगा, है ना? इसने कहा मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि उसने सुन रखा था भाई कि ये जो बंदूक का कवर है, ये कहीं न कहीं गाय और पीग के चर्बी से बना हुआ है, तो इसने मना किया। जैसे इसने मना किया मेरे दोस्त, फिर क्या हुआ समझो उसको ज़रा-सा। तो मेरे भाई तो मंगल पांडे थे, इन्होंने क्या किया मना कर दिया मतलब है ना बंदूक चलाने से इन्होंने मना किया। तो जिसकी वजह से इसको क्या हुआ भाई इसको ऑफिसर ने इसे अरेस्ट किया और उसे मतलब कि फांसी दे दिया, हैंग कर दिया गया। कब आपसे पूछा जाता है मंगल पांडे को हैंग कब किया गया था, उन्हें फांसी कब दिया गया था भाई? 8 अप्रैल आप यहाँ से देखो एक-एक डेट आपको पता होना चाहिए। 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे जी को फांसी दिया गया था। क्यों दिया गया था भाई? क्योंकि उन्होंने बंदूक चलाने से मना किया था। उसके बाद आप आएँगे भाई देखो ये 8 अप्रैल की बात है, 1857 की बात है। अब देखो यहाँ से अब एक-एक डेट आपको पता होना चाहिए। फिर देखो 9 मई को क्या हुआ, 9 मई 1857 को जो मेरठ के सिपाही थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, वो न्यू काटे मतलब ये जो गन वगैरह था उसको चलाने से मेरठ के कुछ सिपाही ने मना कर दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ भाई 85 सिपाही को मतलब डिसमिस कर दिया और उसको 10 साल का जेल कर दिया गया। ध्यान रखना सबसे पहले मना करने वाले मंगल पांडे थे, उसको उसने फांसी दे दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ भाई ये तो 8 अप्रैल की बात है, फिर 9 अप्रैल को क्या हुआ 9 अप्रैल को क्या हुआ कि मेरठ की बात है, ये सारी मेरठ की बात हो रही है। तो 9 अप्रैल को फिर क्या हुआ भाई कि बहुत से और भी सिपाही लोग बना के तो उसमें से क्या हुआ 85 सिपाही को डिसमिस करके उसको मतलब जेल भेज दिया गया 10 साल के लिए। अब आगे देखेंगे अगर फिर ये देखो 9 मई को फिर 10 मई को क्या हुआ है भाई, जो इस सिपाही के लोग थे है ना, इसके अंदर ही भाई कहने का गुस्सा है कि भाई मेरे सिपाही को किसी को फांसी दिया जा रहा है, किसी को भाई जेल कर दिया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे सिपाही वगैरह भी बहुत ज़्यादा अपना मतलब कि आपस में परेशान होने लगे, फिर आपस में उन्होंने बात किया। तो फिर 10 मई को उन्होंने डिसाइड किया कि मैं क्या करूँगा कि यहाँ से अब रिवोल्ट स्टार्ट होगा। ध्यान रखना है रिवोल्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था
और रीजन क्या था भाई, सबसे पहला इसका रीजन था मंगल पांडे जी को हैंग कर दिया गया था, उसके बाद बहुत से लोगों सिपाही को क्या जेल कर दिया गया था, उसके बाद बहुत को हटा दिया गया था। तो फिर ये देखो एग्जैक्ट डेट आपसे पूछा जाएगा, बताओ कब स्टार्ट हुआ था। ध्यान रखना 10 मई 1857 को रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। और जो इसके अब देखो यहाँ पे इतने 85 को तो इसने क्या किया, जेल कर दिया। तो इसके और भी जो दोस्त वगैरह थे उस सब ने मिलके क्या किया कि यहाँ पे रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। जो ब्रिटिश वगैरह थे जहां बैठ एकदम कुटाई वगैरह स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश का। चलो भाई बंदूक वगैरह ले लिया, बहुत मारा पीटा, तो फिर गया ये लोग फिर क्या किया भाई, तो उसी दिन ये लोग जो चले गए 10 मई 18 9 मई को इसे जेल किया गया था, और 10 मई को ये सारे लोग चले गए जेल में, और इन सबको क्या कर दिया भाई, फ्री कर दिया, मतलब वहां से छुड़ा के लाया। और ये लोग भी जितने ब्रिटिश मतलब ऑफिसर थे सबको इन्होंने मार दिया। वहां जब गए जेल में तो बहुत सारा बंदूक वगैरह ले लिया, बहुत सारा कारतूस वगैरह जो भी था सबके उठाएगा। चलो भाई आज तो एकदम ब्रिटिश लोगों का चटनी बनाया जाए, उसे अच्छे तरीके से औकात याद दिला जाए। तो समझ में भाई लोगों के अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा निकलने लगा। सबसे पहले ये गुस्सा कहाँ से पूछा था, कहाँ निकला था भाई, सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था, सिपाही ने स्टार्ट किया था, मेरठ में किया था। रीजन मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे रीजन थे इसके। उसके बाद ब्रिटिश ऑफिसर को मारने लगे भाई, वहां से उन्होंने गन वगैरह ले लिया, बहुत सारा अमोनियम मतलब बम वगैरह जो भी था सारा चीज ले लिया, और ब्रिटिश मतलब की जो बिल्डिंग था उसको बम से उड़ा दिया भाई एकदम। अब यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया भाई एकदम, चलो आ जाओ देखते हैं, आमने सामने होने की बात आ गई भाई। तो हमसे बहुत ज्यादा हम मतलब होता ना एकदम 36 का आंकड़ा हो गया, बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होने लगी। उसके बाद भाई यही लोग है ना जो मेरठ में इन्होंने स्टार्ट किया 10 मई 1857 में। तो ये लोग फिर चले गए कहाँ पे, उसी दिन 10 मई को पहले मेरठ में कुटाई उटाई हुआ ब्रिटिश का अच्छे तरीके से। उसका 11 मई को रात में ये लोग डिसाइड किया कि हम लोग कहाँ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। तो फिर 10 से 11 मई के रात में ही ये लोग चले गए दिल्ली। आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली कब गया था भाई, 10 से 11 मई के बीच में। आपको 10 मई अगर 11 मई दे दे, पहुंचे थे ये लोग 11 मई को, लेकिन 10 मई के रात में ही निकल गए थे। तो 10 से 11 मई के मिडनाइट ओवरनाइट में ये कहाँ चले गए, दिल्ली गए। अब दिल्ली गए तो भाई दिल्ली में इस दिल्ली में भी मतलब कि ब्रिटिश वगैरह होता है ना, ब्रिटिश कुटाई वगैरह की, ब्रिटिश ऑफिसर वहां भी बहुत ज्यादा एकदम कुटाई वगैरह किया ब्रिटिश वगैरह का। तो अब फिर ये फाइनल चले गए रेड फोर्ट के पास। मैंने आपको बताया जो मुगल एम्पायर हुआ करते थे वो उस समय कहाँ रहते थे, रेड फोर्ट के पास रहा करते थे। तो ये लोग सारा जो भी यहाँ से रिवोल्ट वगैरह जो भी सोल्जर थे यहाँ पे वो चले गए रेड फोर्ट, और वहां पे डिमांड करने लगे कि मुगल शाह को बुलाया जाए, मुगल एम्पायर को बुलाया जाए, मुगल शाह जफर को। आपसे पूछा जाता है कि ये लोग कौन सा राजा का डिमांड किया, किससे मिलने के लिए मतलब इन्होंने डिमांड किया था भाई, मुगल एम्पायर जिसका क्या नाम था, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर से ये लोग मिलने का गुहार लगाने लगे कि भाई कहाँ पे जाके, रेड फोर्ट पे जाके भाई मुझे उनसे मिलना है, मुझे उससे मिला होता है भाई तुम्हारी बहुत ज्यादा कुटाई होगी। फिर भी ब्रिटिश लोगों ने मना किया। फिर क्या हुआ भाई, जब मना किया तो फिर जब जैसे मना किया नहीं नहीं मिलने दिया जाएगा, तो फिर वहां पे कुटाई उटाई स्टार्ट कर दिया गया। फिर ब्रिटिश को टपका दिया गया। गन वगैरह तो ये लोग ले चुके थे ऑलरेडी, तो एकदम बहुत ज्यादा मारा पीटा, बहुत ज्यादा परेशान कर दिया उसको। तो फाइनली ये ब्रिटिश मतलब कि किससे मिले भाई, बहादुर शाह जफर से इन्होंने मिला। जब बहादुर शाह, आप देखो बहादुर शाह जफर अब लीडर कैसे बने उसको समझते हैं। तो बहादुर शाह जफर से जब ये ब्रिटिश मतलब ये सिपाही वगैरह जगह जब मिले, तो उसने कहा भाई ऐसा करो, अब देखो ये लोग रिवोल्ट कर चुका था भाई, रिवोल्ट करने के लिए मुझे एक बात बताओ, कोई एक लीडर तो होना चाहिए ना। अब देखो यहाँ पे सबसे यहाँ पे सोल्जर वगैरह था भाई, इसको कोई गाइड देने वाला होना चाहिए, कोई इसका एक होता है ना गार्जियन होना चाहिए, ताकि इसको बताए अच्छा ऐसे ऐसे करना है, डिसीजन लेने में पे करे, क्या करना है, कैसे करना, कब करना, वो सारा चीज के लिए ये लोग चाह रहे थे कि मेरा कोई लीडर बने। जिसके वजह से ये लोग चले गए जब रेड फोर्ट, और वहां पे बहादुर शाह जफर का इन्होंने मिलने के लिए डिमांड ने किया, और वो लोग मिला। शाह जफर ने पहले स्टार्टिंग में उसने मना किया, लेकिन फाइनली बार बार ये जब बोलने लगे भाई नहीं आपको मेरा लीडरशिप, आपको बनना है, लीडर बनना है, लीडरशिप एक्सेप्ट कीजिए, तो फाइनली शाह जफर ने बार बार मतलब रिपीटेड प्रेशर देने के बाद वो एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है मैं तुम्हारा, हम आज से मैं तुम्हारा लीडर हूं, मैं तुम्हारा। उसने कहा भाई आप मेरे राजा हो, क्योंकि भाई आपको पता है कि मतलब वो चाहते भाई ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चला जाए, तो फिर भाई इंडिया को संभालेगा कौन, तो भाई कौन संभालेगा, इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश मतलब कि मुगल एम्पायर ही संभालेगा। जिसकी वजह से ये शाह जफर को क्या करने लगे भाई, बोलने लगे भाई आप लीडर बनो, आप हमें समझाओ। अब देखो जब शाह जफर साहब एक्सेप्ट किया, तो उसने फिर क्या किया भाई, उसने फिर लेटर वगैरह लिखा बहुत सारे अदर रूलर को ना, सबको मतलब कि जो भी थे मतलब राजा वगैरह उस समय छोटे मोटे, उस सबको इन्होंने लेटर लिखा, सबको उन्होंने एक साथ यूनाइट किया कि भाई ठीक है अब ब्रिटिश के खिलाफ हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है ब्रिटिश के साथ हमें अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो ध्यान रखना। फिर उसके बाद बहुत सारा रिवोल्ट वगैरह चला। अब यहाँ पे मेरे दोस्त आपको क्या करना है यहाँ पे समझना, तो मैनी रूलर सॉ हिम द सिंबल, आप दो मतलब कि आपसे पूछा जाता है सिंबॉलिक लेटिगेट अथॉरिटी कौन था भाई, तो वो उसको कहा जाता है मुगल शाह एम्पायर। आपसे पूछा जाता है कि सिंबॉलिक रूलर किसको कहा जाएगा, अब इसका रिवोल्ट 1857 का आप क्या बोलेंगे, शाह जफर आलम। ठीक है
मोहम्मद शाह जफर, सॉरी बहादुर शाह जफर। तो अब मेरे भाई क्या होने लगा कि बहुत जगह अब नेशनल रिबिलियन होने लगा, ये मतलब कि बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगे लोग, और मतलब सॉरी ब्रिटिश वगैरह परेशान होने लगे, क्योंकि अब ये जो ब्रिटिश था वो सोचा था कि शाह जफर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन जब इस ये एक्सेप्ट कर लिए इनकी बातों को, ये राजा बनने के लिए तैयार हो गया, तो ब्रिटिश के अंदर भी डर हो गया कि भाई अब कैसे इसे कंट्रोल किया जाए। तो क्योंकि भाई अब ये नेशनल रिबिलियन बन चुका था, तो ब्रिटिश जो होता ना, ये मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्रिटिश वगैरह जहाँ भी जाते उसको परेशान कर दिया जाता, मार दिया जाता। वो बिलीव ही नहीं किए थे कि मुगल मतलब शाह जफर जो है वो एक्सेप्ट करेगा राजा बनना, लेकिन वो एक्सेप्ट कर चुका। अब देखो ये कैसे-कैसे फैला। तो फाइनली मैं आपको बता दूँ, तो मेरठ से स्टार्ट हुआ, मेरठ से लोग कहाँ आए? दिल्ली आए। देखो अब यहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ जो बच्चे हो, थोड़ा-सा मैं बताता हूँ फिर से मेरे दोस्त। मेरठ में ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, मेरठ से सब लोग कहाँ गए? दिल्ली आए। दिल्ली में किसका डिमांड हुआ भाई? मेरे दोस्त मुगल एम्पायर का। मुगल एम्पायर उस समय कौन थे? बहादुर शाह जफर थे, और बहादुर शाह जफर ने सबसे पहले मना किया, फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया। जब उन्होंने एक्सेप्ट किया, ब्रिटिश तो थे परेशान हो गए। वो नहीं सोचा था कि भाई शाह जफर जो है वो ये लोग का लीडर बनेगा। तो अब यहाँ पे देखो जब लीडर बना था भाई, ये लोग के अंदर फिर एकदम अच्छे तरीके से फिर क्या जोश आ गया, हाँ ठीक है भाई अब तो हमें लीडर ही मिल चुका है। अभी जब लीडर बने तो भाई उसका उसने फिर क्या किया, अलग-अलग जो मतलब जो लोग थे, अलग-अलग जो किंग थे, उसको उसने इनवाइट किया कि भाई ठीक है आओ यहाँ पे, ऐसा है कि ब्रिटिश को मतलब भगा ही देना है। तो जिसकी वजह से ब्रिटिश बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। तो फिर मतलब कि देखो मतलब स्प्रेड होने लगा, है ना? ये नॉर्थ इंडिया जनरली देखोगे आपसे पूछा जाता है कि ये रिवोल्ट कहाँ पे होता है मेरे दोस्त? ये नॉर्थ इंडिया में ये सारी चीज़ें भी चल रहा है। अब समझते हैं कि रिवोल्ट 1857 का रीज़न समझ में स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं कि भाई कहाँ-कहाँ पे ये रिवोल्ट हुआ था और वहाँ के कौन आपके मतलब कि लीडर कौन थे? तो ये आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आता है एग्ज़ाम, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आप 4-5 स्टार पॉइंटर लगा लें भाई, ये कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है ना, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे। तो सबसे पहले देखो भाई कानपुर के अंदर आपको बस इसमें लीडर पता होना चाहिए, उससे ज़्यादा ज़रूरत आपको है नहीं। बस कानपुर में जो लीडर थे मेरे दोस्त नाना साहब थे, है ना? नाना साहब लीडर थे यहाँ पे, और जो लखनऊ में जो लीडर थे मेरे दोस्त, वो कौन थे भाई? ब्रिटिश कादिर, है ना? या बेगम हज़रत महल थे, और उसके बाद आप जो झांसी में जो लीडर थे हमारे रानी रानी लक्ष्मीबाई और तंतिया टोपी थे। उसके बाद जो आपका जो मध्य प्रदेश में लीडर थे मेरे भाई, रानी अवंतीबाई लीडर थे यहाँ की। मतलब ये देखो हर जगह ये रिवोल्ट हर जगह फैला जा रहा है। कानपुर में रिवोल्ट आ गया, अब यहाँ भी लोग ब्रिटिश की कुटाई हो रही है, लखनऊ में भी ब्रिटिश की कुटाई हो रही है। तो मतलब लीडर आपसे पूछा जाता है कि लखनऊ में जो कुटाई हो रही थी ब्रिटिश की, उसके लीडर कौन थे मेरे दोस्त? नाना साहब थे। उसी टाइप से सॉरी कानपुर में, उसके बाद लखनऊ में, तो ये स्पीड पहुँच गया झांसी चला गया, फिर मध्य प्रदेश में चला गया। फिर देखो फैज़ाबाद, ये तो 2-3 बार आपके एग्ज़ाम और कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये, है ना? ये 2-3 बार क्वेश्चन आ भी चुका है। आपसे पूछा जाता है जो फैज़ाबाद है यहाँ के लीडर कौन है भाई? मौलवी अहमदुल्ला शाह यहाँ के मतलब लीडर थे। और देहली बरेली का जो लीडर कौन थे? भक्त खान थे, है ना? भक्ति खान थे, और ये एक सिपाही के लीडर थे। बाकी जो इसको लीड कर रहे थे वो कौन थे मेरे दोस्त? वो था आपका बहादुर शाह जफर थे। उसका बिहार का आपसे पूछा जाता है, बिहार के कौन थे भाई? जो कुंवर सिंह थे, है ना? और वो कौन थे भाई? बिहार के लीडर थे। ये सारा आपको लीडर पता होना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे एक साथ समरी लिख दिया हूँ, तो आपको इसको अभी के अभी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए यही है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए यही है कि कानपुर कौन थे, नाना साहब, लखनऊ कौन थे भाई? देखो यहाँ पे झांसी, सारा यहाँ पे लिख दिया हूँ एक जगह, ताकि आपको पूरा याद करने की ज़रूरत ना पड़े। आप इसे याद करके एग्ज़ाम हॉल में चले जाना। और यहाँ से आपका मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है कहाँ का लीडर कौन था। अब आते हैं भाई, तो आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा ही फैलने लगा, तो अब जो ब्रिटिश वगैरह थे बहुत ज़्यादा सफ़र कर बहुत ज़्यादा परेशान हुआ कि भाई अब इसको कैसे रोका जाए। तो फाइनली ब्रिटिश ने इस मतलब कि बिलीव किया कि भाई इसको खत्म किया जाए। खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया मेरे दोस्त, इन्होंने क्या लिखा भाई? लेटर लिखा, किसको? लेटर लिखा ब्रिटिश ऑफिसर को। देखो एक आपको पता होना चाहिए कि एलटी कोल्टेयर जो थे, इसने लेटर लिखा 6 अगस्त, है ना? देखो ये 6 अगस्त 1857 को लेटर लिखा, और कहाँ पे भाई? मतलब कि जो हेडक्वार्टर था ब्रिटिश का, वहाँ पे लेटर लिखा। इसने सब चीज़ बताया भाई, यहाँ पे ऐसी-ऐसी बातें चल रही है ना, यहाँ पे ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं, अभी मतलब हर जगह। फिर उसने क्या कहा भाई कि वहाँ से अब जब लेटर लिखा था, फिर वहाँ से उसके लिए हेल्प आया, मतलब बहुत ज़्यादा कारतूस वगैरह, बहुत ज़्यादा, है ना? जुगाड़ मतलब क्या बोलते हैं भाई, जितनी भी ज़रूरत थी, इवन कि वहाँ के सोल्जर आ गए, वहाँ के गन, मतलब जो गन वगैरह था, जो भी बम वगैरह था, मतलब जो भी चीज़ ज़रूरत थी रिवोल्ट को रोकने के लिए, वो वहाँ से फिर आया। ठीक है? अब यहाँ पे देखो सिंपल है भाई, इसको याद रख लेना कि सबसे मेन रीज़न था कि भाई इसको, और देखो छीनना, मतलब कि जो कार्टिजेस था उसका र्यूमर फैलना, उसके बाद जो रिवोल्ट बता था, ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया था। हाँ, अब से देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन याद रखना, बहादुर शाह जफर बिकम द सिंबॉलिक लीडर ऑफ रिबेलियन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिंबॉलिक लीडर ऑफ रिबेलियन कौन थे? तो आपको क्या बोलना? बहादुर शाह जफर। उसका जो रिवोल्ट कहाँ का भाई स्प्रेड हुआ? कानपुर, लखनऊ, झांसी, फैज़ाबाद, बिहार, ये हर जगह ये रिवोल्ट होने लगा।
अब देखो इतना ज़्यादा जब रिवोल्ट हो रहा था, ब्रिटिश लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, इन्होंने अब लेटर भी लिख दिया था। अब फिर ये लोग कमबैक कैसे किए इस फाइट से, ठीक है? अब इसको समझते हैं। अब देखो ब्रिटिश का क्या रिवोल्ट था भाई, इन्होंने बहुत ही खतरनाक स्टेप लिया है ना, इन्होंने डिसाइड किया कि भाई इस रिवोल्ट को तोड़ दिया जाए, इसे मतलब खत्म कर दिया जाए, इसको फुल्ली फोर्स से इस रिवोल्ट को दबाया जाए। तो फाइनली इन्होंने क्या किया मेरे दोस्त, इन्होंने दबाया कैसे भाई, अलग-अलग न्यू लॉ वगैरह लाने लगे यहाँ पे है ना। तो मेन सेंटर को मतलब ब्रिटिश मतलब कि मूव इनटू जो ब्रिटिश वगैरह थे, ये एक-एक जगह जाया करते थे। मान के चलो कि देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने आपका सेंटर बताइए, यहाँ पे रिवोल्ट हो रहा है, तो बहुत सारे ब्रिटिश का ग्रुप उठा चला गया क्या कानपुर तक, पहले इसको शांत कर दिया। फिर ये चला गया मतलब लखनऊ चला गया, इसको शांत किया, उसी टाइप से झांसी गया, इसको शांत किया। मतलब ये ग्रुप वगैरह इसका जाते थे, उसको शांत करते थे, फिर वहाँ पे बहुत खतरनाक लॉ वगैरह लगा दिया करते थे, जिसके वजह धीरे-धीरे क्या हुआ भाई, ये रिवोल्ट जो है वो शांत होने लगा। ठीक है? यही साजिश में लिखा हुआ है। अब देखो भाई, दिल्ली सबसे मेन तो भाई था दिल्ली है, तो दिल्ली से स्टार्ट हुआ था, दिल्ली को फिर रिकैप्चर कर दिया गया। अब से पूछा जाता है कि दिल्ली को रिकैप्चर कब किया गया था मेरे दोस्त? आपको पता है रिवोल्ट हुआ था, ये आपको किया गया था सितंबर 1857 में, इसको फिर रिकैप्चर कर दिया गया। बहादुर शाह देखो जब दिल्ली को रिकैप्चर था, यहाँ के लीडर कौन थे? यहाँ के जो मेन बादशाह वो किसको बना दिया था? बहादुर शाह जफर यहाँ पे मेन लीडर थे। तो बहादुर शाह जफर को दिल्ली कैप्चर करने के बाद बहादुर शाह जफर को कैप्चर कर दिया गया। उसके बाद इसको इसको मतलब कि कहाँ जेल में भेज दिया गया, लाइफ टाइम है ना, ज़िंदगी भर का इसको जेल हो चुका। और इसको पूछा जाता है कि इनको कहाँ भेजा गया था भाई, याद रखना रंगून में भेजा गया था, जो कि कहाँ पड़ता है मेरे भाई? जो कि पड़ता है म्यांमार में पड़ता है। और इसकी वाइफ को भी इसके साथ भेजा गया, जिसका नाम क्या था? बेगम हज़रत महल। तो आपसे पूछा जाता है, देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछेगा, दिल्ली को रिकैप्चर कब किया गया था भाई? 1857। उसके बाद बहादुर शाह जफर को यहाँ पे इसके दिल्ली में देखो रिकैप्चर करने के बाद बहादुर शाह जफर को भी कैप्चर कर लिया गया। फिर उसको उन्होंने जेल भेज दिया। कौन सी जेल भेजा भाई? रंगून है ना, काला पानी का सजा, म्यांमार भेजा गया। कब भेजा गया था? अक्टूबर 1858 को, देखो सितंबर जस्ट 1 साल के अंदर उसको फिर बाहर भेज दिया गया। उसके साथ वहाँ पे बेगम जीनत महल को उसकी वाइफ थी, उसको भी वहाँ पे भेजा गया था। अब फिर आपसे पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर का मतलब कहाँ इनका डेथ हुआ था भाई? रंगून में ही जेल के अंदर इनका डेथ हुआ था। कब? 18 मतलब नवंबर 1862 में इनका वहीं पे डेथ हो गया था। ठीक है? देखो भेजा कब गया था भाई मेरे दोस्त? भेजा गया था इसको 1858 में, और 4 साल के अंदर इनका वहाँ पे डेथ हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसी टाइप से आप यहाँ पे देखेंगे तो रिबेलियन कंटिन्यू, मतलब आपको हर जगह कंटिन्यू रिबेल था ही बिल्कुल भाई। दिल्ली के बाद ये लोग जाने लगे, अलग-अलग जाने लगे। तो 2 मतलब 2 साल लगभग इसको दबाने में लगा ना, 2 साल के अंदर इसको पूरा सप्रेस कर दिया। आपसे पूछा जाता है कि रिबेलियन को दबाने में लगभग कितने साल लगे थे? इसको लगभग 2 साल के अंदर पूरा मतलब रिबेल को सप्रेस कर दिया गया। फिर जो लखनऊ को कैप्चर कर लिया गया मार्च 1858 में। उसी तरह रानी लक्ष्मीबाई को मतलब कि मार दिया गया था भाई, बहुत ही दुःख की बात है। ये जून 1858 से मतलब कैप्चर करके झांसी को उसे मार दिया गया। उसका रानी अवंतीबाई भी मतलब कि डाइड सरेंडर कर चुके थे खुद को। तो जिसके उसके बाद आगे देखेंगे अगर आप, जो तांतिया टोपी थे, ये गुरिल्ला वार कर रहे थे, है ना? तो इन सबको तो देखो जो बहादुर शाह जफर था उसको भी मतलब कि जेल भेज दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई मतलब कि लड़ाई करते-करते मारी चली गई बेचारी, है ना? इनका डेथ हो गया उसमें। रानी अवंतीबाई ने सरेंडर किया, उसके बाद वो खुद को मतलब कि मार दी। अब देखो आपसे पूछा जाता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन कौन ऐसा लीडर था जो कि गुरिल्ला वार कर रहा था इसके रिबेलियन के बाद भी? आपसे याद रखना ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तांत्या टोपी। जो तांत्या टोपी थे वो क्या कर रहे भाई? गुरिल्ला वार कर रहे थे अलग-अलग जगह। लेकिन कुछ दिन के बाद इसको भी क्या कर लिया भाई? पकड़ लिया गया, और इसको भी कैप्चर कर लिया गया। 1859 में इसे भी कैप्चर कर लिया गया। तो फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, ये डिक्लाइन हुआ, मतलब जो रिबेल थे वो कहीं न कहीं खत्म होने लगा, ठीक है? और फिर जो ब्रिटिश ट्राई टू विन बैक लॉयल्टी, फिर वो कहीं न कहीं बैक आ गया। तो आई होप कि आपको इतना सा अब समझ में आया कि भाई रिवोल्ट का रीज़न क्या था, और ये रिवोल्ट क्या-क्या हुआ था, फिर इसको कैसे दबाया गया। अब समझते हैं भाई। अब यहाँ से एंट्री होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का, की यहाँ पे एंट्री होती है। मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, अब तक जो चला देखो थोड़ा-सा बैकग्राउंड समझो यहाँ पे। बैकग्राउंड समझने के लिए देखो अब तक क्या था हमें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे शासन कर रहा था। ये शासन किया तो इसमें बहुत ज़्यादा रिवोल्ट हुआ ना, ये रिवोल्ट हुआ, यहाँ पे रिवोल्ट हुआ। रिवोल्ट होने के बाद भाई ये जो ब्रिटिश थे, इस यहाँ से आप पॉलिसी आने दी, रिवोल्ट को दबाया गया। तो फिर ब्रिटिश पॉलिसी लाया इसके खिलाफ कि भाई ऐसा करो कि तुम क्या हो भाई, तुम ट्रेडर्स हो, तुम व्यापारी हो, तो तुम व्यापारी करने में ध्यान दो। तुम्हारी बस की बात रूल अंडर मतलब कि शासन करना तुम्हारी बस की बात नहीं है। तुम रिवोल्ट करा रहे हो, तुम लोगों को परेशान कर रहे हो, तो तुम कहीं उसके लायक तुम नहीं हो। तो इसीलिए जो ब्रिटिश इसके लिए नया-नया पॉलिसी लाया, तो इस सबसे पहला पॉलिसी क्या था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी अब यहाँ पे शासन नहीं करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी बस यहाँ पे ट्रेड करेगी, है ना? तुम यहाँ पे शासन नहीं करोगे। अब यहाँ पे जो शासन करेगा, वो कौन करेगा? ब्रिटिश करेगा। तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ
ब्रिटिश शासन कब करने लगा ना, ब्रिटिश शासन कब करने लगा इंडिया के अंदर, आपसे पूरी रिवोल्ट 1857 के बाद, ठीक है। अब देखो ब्रिटिश का अब यहाँ पे क्या क्या सपोर्ट था, थोड़ा सा कुछ आगे हो गया क्या ये क्या, लैंड रोड रिटेन ट्रेडिशन, अच्छा हाँ देखो मेरे दोस्त, अब यहाँ पे जरा सा समझेंगे ये, अब थोड़ा सा इसको समझते हैं बाद में। अब यहाँ पे तो भाई आप क्या करोगे, देखो ब्रिटिश पॉलिसी एंड रीगेन सपोर्ट, अब इस सपोर्ट करने के लिए क्या क्या करने लगे उसको जरा सा हम देखेंगे बाद में। पहले आप देखो यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट नाम है, अभी नाम अभी के अभी याद कर लीजिए भाई, आपके एग्जाम में बस यही सारे नाम आएंगे। आज ब्रिटिश शाह पढ़ते थे, आपसे पूछा जाता है लास्ट मुगल एम्परर कौन था भाई, ब्रिटिश शाह जफर। इसको मतलब जेल में कौन सा ऐसा मुगल एम्परर था जिसको जेल में भेजा गया था, रंगून के जेल में, कौन बोलेंगे, बहादुर शाह जफर। उसके बाद रानी रानी लक्ष्मीबाई कौन थे भाई, क्वीन ऑफ झांसी थी, जो कि जिसको मार दिया गया कब, 1858 में। उसके बाद अब रानी अवंतीबाई कौन थे भाई, क्वीन ऑफ खेरी थी, जो कि बैटल में मारी चली गई बेचारी। तांत्या टोपी कौन थे भाई, लीडर थे, है ना, गुरिल्ला वार ये फाइट करते थे, लेकिन इसे भी कैप्चर कर दिया गया और 1858 में इसको भी मार दिया गया। अब उसी टाइप से आपको कुछ टाइमलाइन पता होना चाहिए कि मई 1857, देखो मई 1857 में रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। उसके बाद सितंबर 1857 में दिल्ली को आपको पता है रिकैप्चर कर लिया गया। फिर लखनऊ को मेरे भाई रिकैप्चर कब किया गया, मार्च 1858 में। उसी टाइम रानी लक्ष्मीबाई को कब डेथ उनका हुआ, जून 1858 में। बहादुर शाह जफर को रंगून कब भेजा गया, अक्टूबर 1858 में। तात्या टोपी को कब पकड़ा गया, अप्रैल 1859 में। बहादुर शाह जफर का डेथ कब हुआ, नवंबर 1862 में। ठीक है, ये सारा चीज हो चुका है। अब समझते हैं आफ्टर में, मतलब कि इस रिवोल्ट के बाद अब क्या हुआ, अब क्या क्या चेंजिंग है। मैंने आपको जो बताया कि यहाँ पे अब खत्म होती है कि रिवोल्ट यहाँ पे खत्म हुआ, तो खत्म होने के बाद यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको हटा दिया गया। और ब्रिटिश जो है मेरे भाई वो रिगेन फुल कंट्रोल ओवर इंडिया। तो आपसे पूछा जाता है कि ब्रिटिश फुल मतलब कि कब पूरे इंडिया पे इन्होंने अपना कंट्रोल ले लिया ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के। आपको ये डेट पता होना चाहिए भाई, ये कब लिया भाई, इंड ऑफ 1859 के लास्ट में अब यहाँ पे रूल वगैरह आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो 1857 का रिवोल्ट था उन्होंने, ब्रिटिश ने कहा भाई अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, सब कॉन्फिडेंस कहने के मतलब है ना, खत्म हो चुका था भाई, तुम नहीं कर सकते हो, तुमने लोगों को परेशान किया, जिसकी वजह से क्या हुआ भाई, अब तुम लॉन्गर रूल के लायक यहाँ पे नहीं हो, तुम्हारा जो पॉलिसी ऐसा हुआ करता था जो कि लोगों को परेशान करता, ये सारा कहने की पॉलिसी था। अब देखो ब्रिटिश जब इंडिया को अपने अंदर लेने लगा, कहा कि भाई अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे राजनीति यहाँ पे आप राज मैं करूंगा, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारा मेजर चेंजेस हुए। अब उसी चेंजेस को हमें पढ़ना है कि मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिसीज क्या क्या चेंज किया, कौन, ब्रिटिश, कब, रिवोल्ट के बाद। सबसे पहला देखो इंपोर्टेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस आफ्टर 1857, क्या क्या बस आपको ये पता होना चाहिए भाई। सबसे पहले देखो जो ट्रांसफर ऑफ पावर, जो पावर ट्रांसफर था वो आप किसको भाई, ब्रिटिश कंट्रोल, मतलब कि डायरेक्ट आप ब्रिटिश कंट्रोल करेगी। ये कौन से एक्ट में बात हुई थी भाई, ये 1858 के एक्ट में आया। इसमें देखो इस एक्ट में क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मतलब एक पास किया जो कि इंडिया एक्ट 1858। इसने कहा गया कि भाई इन देखो ईस्ट इंडिया कंपनी पावर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर था उसको खत्म कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। कब कर दिया गया, आपसे पूछा जाता कौन से एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर खत्म कर दिया गया है, आप क्या बोलोगे, इंडियन एक्ट 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को एबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया गया। अब देखो इसी एक्ट में फिर बात क्या हुई, जो ब्रिटिश क्राउन है, जो ब्रिटिश है वो डायरेक्ट कंट्रोल करेगा किसको, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को, हर चीज को आप कौन कंट्रोल करेगा, ब्रिटिश कंट्रोल करेगा। अब यहाँ पे उसी में फिर देखो क्या हुआ, जो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट थे, है ना, जो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट थे वो बनाया गया है ना, कहाँ पे, ब्रिटिश कैबिनेट के अंदर। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, मतलब ये इसका क्या काम था भाई, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कब बनाया गया, आपसे मतलब कि कौन से एक्ट में बनाया गया, आपसे पूछा जाएगा, आप क्या बोलेंगे, इंडियन एक्ट में बनाया गया था। ये कब बनाया गया था, रिवोल्ट के बाद बनाया गया था। इसका मेंबर कहाँ के, ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर रहेंगे। और इसका क्या काम रहेगा कि सारा इंफॉर्मेशन दे इंडिया के बारे में किसको, ब्रिटिश को। ठीक, ये समझ में आया। उसके बाद ही बात एसोसिएट मतलब इंडियन काउंसिल बनाया गया। फिर इसके बाद वो इंडियन काउंसिल बनाया गया, कहाँ बनाया गया मैं, लंदन में बनाया गया। लंदन में इसके मतलब कि जो मेन जो रहेगा लंदन में रहेगा। उसका देखो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल था उसको, जो गवर्नर जनरल है उसका टाइटल ने चेंज करके, देखो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइस राय का टाइटल कब मिला था भाई, ये जो मिला था ये रिवोल्ट के बाद मिला था, इंडियन एक्ट 1858 में मिला था, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद भाई आप देखो क्या है यहाँ पे, इंडियन का अंदर है डायरेक्ट, आप देखो इंडिया जो है, जो अब इंडिया का जो डायरेक्ट रूल किसके अंदर रहेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट है इसको आप कंट्रोल करेगी, इसको कोई भी कंपनी वगैरह इसको आप कंट्रोल नहीं करेगी।
अब देखो सेकंड पॉलिसी क्या लाया, फर्स्ट पॉलिसी मैंने आपको बताया कि कौन सा आया था भाई, इंडियन एक्ट 1858। सेकंड पॉलिसी अगर आप देखेंगे, क्या पॉलिसी टू से इंडियन रूलर। तो अब देखो यार, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जो इंडियन रूरल था उसका जमीन वगैरह हड़पा दिया था, उसका जो राज सिंहासन था, उसका जो पावर था, उस सब चीज को कहने की छीन लिया जाता। फिर भैया अब इंडियन रूरल के लिए फिर इन्होंने पॉलिसी लाया। इसने कहा कि भाई अब आपसे आपका जो कोई भी टेरिटरीज वगैरह को अब आपसे नहीं छीना जाएगा इन फ्यूचर में, जो होना था वो हो गया। और आपके जो क्या बोलते हैं, जो इंडियन चीफ एंड प्रिंसेस है, तो वही मतलब कि आप क्या बनेंगे। देखो मैंने आपको क्या बताया भाई, इसमें कुछ ऐसा रूल आया था जिसमें कि जो इंडियन रूलर था उसका बच्चा राजा नहीं बन सकता था फिर, लेकिन इसने क्या कहा भाई, अब आपका जो भी राजा है, जो भी बच्चा है वो राजा बन सकता है, और आपको कोई भी ट्रिटी अब छीना नहीं जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अलाउ कर दिया गया था इस चीज को। अब देखो यहाँ पे मेरे दोस्त, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था उसको भी फाइनली क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया था। कौन सी पॉलिसी में, इंडियन कब आपसे पूछा जाता है तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को खत्म कब किया गया था भाई, ये 1858 के 1857 रिवोल्ट के बाद इसे खत्म कर दिया गया। अब देखो आर्मी के अंदर ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, तो आर्मी के अंदर ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, तो फिर उसने क्या किया मेरे भाई कि ये मेन रिवोल्ट कहाँ से हुआ था भाई, आर्मी से ही हुआ था। तो इस बार उसने क्या किया कि जो इंडियन आर्मी था उसको इन्होंने कम कर दिया। अगर जहाँ पे 1000 इंडियन आर्मी हुआ करते थे वहां पे उसने मान के चलो 100 इंडियन आर्मी कर दिया। तो इंडियन आर्मी को उसने कम किया, यूरोपियन आर्मी उनको उसके अंदर इंक्रीज कर दिया। उसके बाद फिर ब्रिटिश मतलब मतलब कि उसने डिसाइड किया कि और इंडियन आर्मी में भी वो इंडियन आर्मी रहेंगे जो कि पठान है, सिख है, और ये सारे जो है वही इंडियन आर्मी यहाँ पे रहेंगे। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद भाई जो भी इसका जो मैंने जो कंट्रोल वगैरह था, तो और बिहार सेंट्रल और साउथ इसको थोड़ा सा उन्होंने क्या रिड्यूस वगैरह कर दिया। चलो भाई ठीक है, अपना अपना तुम देखो, अब कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन इसका सिंपली एम का था प्रिवेंट यूनिटी रिड्यूस द रिस्क ऑफ। अब देखो ये चेंजेस जो आर्मी में किया गया था, इसमें ये चेंजेस क्यों किया गया था, क्योंकि यहाँ पे यूनिटी बना रहे और दोबारा कोई भी रिवोल्ट वगैरह की आशंका ना हो, इस वजह से ये सारी चीज किया जा रहा था। अब देखो मुस्लिम के साथ क्या ट्रीटमेंट कर दिया गया, तो मेरे भाई ये जो मतलब कि जो ब्रिटिश था उसका मानना क्या था कि ये रिवोल्ट का जो मेन रीजन है वो मुस्लिम है। ये ब्रिटिश का क्या मानना था कि इसका जो मेन रीजन था वो क्या ना मुस्लिम है, जिसके वजह से भाई फिर क्या कर, ये इसका मानना था, जिसकी वजह से क्या हुआ है, मुस्लिम को बहुत ज्यादा पनिश किया गया। ध्यान रखना, मुस्लिम को बहुत ज्यादा पनिश किया गया। उसके बाद भाई जो मुस्लिम और द रिलीजियन ट्रीटमेंट है ना, मतलब ये बहुत ज्यादा इसके साथ सस्पेंसियस और होस्टली मैंने बहुत सारा उसके साथ ट्रीटमेंट है, बहुत बेकार तरीके से इसके साथ ट्रीटमेंट किया गया। समझ सकते हो, अब मैं आपको क्या ही बताऊं इसमें। अब देखो भाई जो कस्टम थे और जो रिलीजन थे उसके साथ इसका फिर क्या रिस्पेक्ट रहा। इसने कहा, ब्रिटिश का रियलाइज कहा भाई कि जो इंडियन कस्टम है उसको अब उस उसके खिलाफ कुछ भी नहीं होगा, है ना। आपका जो रिलीजन है उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा, जो आपका सोशल प्रैक्टिस है उसको भी खत्म नहीं किया जाएगा इन फ्यूचर में। मैं आपको बताया सती प्रथा को एबोलिश कर दिया जा रहा था, रीमैरेज को यहाँ पे खत्म किया जा रहा था, है ना, कि भाई रीमैरेज किया जाओ। सती प्रथा को खत्म तो किया जा रहा था, उसके क्रिश्चियन आ रहे थे। तो फाइनली मतलब इसमें वही कहा कि भाई आपके रिलीजन वगैरह में आप कोई भी आपका जैसे जो रिलीजन आप उसको फॉलो कीजिए, आपका जो भी आप सोशल प्रैक्टिस आप उसको फॉलो कीजिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है भाई, ये सारी चीज को ताकि क्यों करना चाहे थे, ताकि यहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट बना रहे। अब देखो यहाँ पे जमींदार और लैंड लॉर्ड के खिलाफ क्या पॉलिसीज आए, इसके खिलाफ भी वही पॉलिसीज लाए कि भाई ठीक है, अब तुम्हारे के मतलब कि जो तुम्हारा जो जमीन वगैरह रहेगा तुमको रिटर्न कर दिया जाएगा, टैक्सेस वगैरह अब तुमसे कम लिया जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज कुछ ना कुछ यहाँ पे अब जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो थोड़ा सा मतलब कि बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रहेगा, आसान। ठीक है, नॉर्मल तरीके से आप आइए अपना टैक्स दीजिए, कोई जबरदस्ती होता है ना, मारपीट वगैरह वो सब मसला वगैरह कुछ नहीं रहेगा। ये सारा चीज किया गया, समझ लो जो चीज स्टार्टिंग में जो रीजन बना था उसको यहाँ पे फाइनली इन्होंने खत्म करने की कोशिश की। तो यही सारा चीज आपका यहाँ पे है मेरे भाई। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। तो फाइनली देख लो, आपके लिए मैं एक बेहतरीन सा समरी लेकर आया हूँ, मेजर चेंजेस क्या क्या हुआ था फाइनली। देख लो, ये आप याद कर लेना मेरे भाई लास्ट में कि गवर्नर जनरल को देखो कब भाई, ये सारी चीज बातें कब हो रही है, 1857 बात की बात हो रही है। तो जो गवर्नर जनरल था उसको क्या वाइसरॉय बना दिया गया था। ठीक है भाई। उसके बाद जो अब इसने कहा कि भाई अब कोई भी आपका जमीन वगैरह हड़पा नहीं जाएगा, कोई भी आपका शासन को नहीं हड़पा जाएगा, आपका कोई भी डायनेस्टी को खत्म नहीं किया जाएगा। उसके बाद मुस्लिम के साथ लेकिन इसने बहुत खराब व्यवहार किया, क्योंकि इसको लगता था भाई कि जो मेन रिबेलियन थे, जो मेन रीजन था ये होने का, वो मुस्लिम लोग ही थे। ठीक है। उसके बाद फिर भाई हर हर रिलीजन को यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया गया। ये सारा चीज कहने की समरी है, तो आप इसे देख सकते हैं।
देखो ये कुछ कंक्लूजन ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको। तो यहाँ पे आप देखो कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट है, नाम है, इसका आप जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाइए। बाकी जो बच्चा पीडीएफ अगर लोगे तो भाई उसको मिल ही जाएगा। तो ये कुछ नाम है, इसको देखो, बहादुर शाह जफर के बारे में आपको पता होना चाहिए, लास्ट मुगल एम्पायर है ना। ये मेन क्वेश्चन आपको यहीं से आएगा और लास्ट में अगर आप देखो इसको भी अच्छे से याद कर लेते हो ना मेरे भाई, ये काफ़ी मोर देन इनफ है। क्योंकि अभी आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, मेनली आपको नेम बेस्ड रहता है, नेम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हज़रत महल कुमार सिंह, है ना, मौलवी अहमदुल्ला खान, तांत्या टोपी वाजिद अली शाह और लॉर्ड डलहौजी, है ना। ध्यान रखना, तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स कौन लाया था भाई, लॉर्ड डलहौजी ही लाया था। लॉर्ड कैनिंग जो थे मेरे भाई, इसको आपको पता होना चाहिए। लॉर्ड कैनिंग जो था, यही आपका फर्स्ट वाइसरॉय थे इंडिया का, है ना। ध्यान रखना, यहाँ पे देखो इस लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे लिख लो। ये आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट वाइसरॉय इंडिया का कौन बना था, तो वो आपका लॉर्ड कैनिंग ही बना था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग जो थे भाई, है ना, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन्होंने क्या किया था भाई, एबोलिश किया था किसको, सती प्रथा को। उसके बाद इनके बारे में देख लो। उसके बाद ये सारा आपका नाम है, बस ये नाम आपसे आपके बुक में जो नाम कुछ गिवन है, ये सारा नाम है, प्लीज इसको देख लेना। इससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में हर हाल में आएंगे, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। देखो अब एक लास्ट टॉपिक है छोटा सा, मैं बस इसको ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा ये, क्योंकि इससे एग्जाम में आपके एग्जाम में नहीं है। बस इसके लिए एक बस 2-3 चीज जान लो कि आपसे पूछा जाता है, बताओ रिवोल्ट 1857 की जैसा सिमिलर रिवोल्ट क्या कभी हुआ था? हाँ हुआ था, वैसे ही रिवोल्ट हुआ था। कहाँ पे? जो खुर्दा डायनेस्टी था, वहां पे ये हुआ था। इसी का दूसरा नाम है पैका रिबिलियन, इसको बोला गया था। आपको उसका बस डेट पता होना चाहिए कि ये डेट कब हुआ था, 1817 में इसका डेट हुआ था। बाकी आप चाहो तो इसको आप पढ़ सकते हो, इसका भी सेम रीजन वही सब था मेरे भाई, सेम वही सब रीजन था ना, सेम वही सब रीजन था। इससे आपके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इस वजह से मैं इसको नहीं समझा रहा हूँ। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड है पढ़ने में, तो ये सारा देखो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको मैं धीरे धीरे इसको मूव कर रहा हूँ, वीडियो पॉज कीजिए और आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अच्छे से आप पढ़ लेना आप चाहो तो, ठीक है भाई। लेकिन इस एग्जाम हॉल में नहीं आते तो आपका टाइम यहाँ पे मैं वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ फाइनल जो पढ़ा रहा हूँ एमयू जीएमआई के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो ठीक है भाई, तो आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट एसएसटी का पीडीएफ, तो आपको पता है 49 रुपीज में मिलेंगे। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सारा सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा 49 में। ये सारा पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यही पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बस कितने रुपए में? 49 रुपीज में। इससे ज्यादा आपको पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं। तो आई होप कि आपको मजा आया होगा भाई। ये आपके भाई का इंस्टाग्राम है, आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद है सब सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ फिल आपको करना है कि मैं बता दूं आपको, ये व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप यहाँ पे मुझे मैसेज करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखो, अच्छे से बस पढ़ाई करो।